सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में प्रथम अध्याय है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी सन तक। इस पाठ को प्रारंभ करते हैं और इसके शीर्षक से हम इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पाठ की हम हेडिंग देखते हैं तो इसमें दो शब्द हैं। देखिए, एक तो है स्वर्णिम भारत और इसका जो दूसरा भाग है शीर्षक का वो है प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। अब पहले हमें स्वर्णिम भारत क्या इसका अर्थ है, इसको हमें पहले समझ लेना चाहिए। तो स्वर्णिम का अर्थ होता है जो सबसे अच्छा हो। स्वर्णिम शब्द स्वर्ण से बना है, सोने से। अब सोना मूल्यवान होता है, उपयोगी होता है, सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, उसमें कई गुण होते हैं। तो इस प्रकार से स्वर्णिम का मतलब होता है जो सबसे अच्छा हो। तो स्वर्णिम भारत, सबसे अच्छा भारत। और समय की दृष्टि से कब, प्रारंभ से लेके 1206 ईस्वी तक। इसमें हम रामायण महाभारत का काल वहाँ से हम प्रारंभ करके और उसके बाद में फिर महाजनपद काल आ जाएगा, फिर मौर्य साम्राज्य, और इस प्रकार से करते हुए सातवाहन और चोल, चालुक्य, और अंत में हम शक, कुषाण, हुण तक हम इसको शामिल करेंगे। इसमें अंतिम रूप से जो यशस्वी सम्राट थे हर्षवर्धन थे। तो इस प्रकार से एक ये लंबा समय था, लगभग इसके 1300 वर्ष अपने इस इतिहास के हैं, जो कि स्वर्णिम भारत के रूप में जाना जाता है। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। तो हमारा भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। अब गौरवशाली रही है, इसका मतलब होता है कि इसके प्रति हम गर्व कर सकते हैं। गर्व किसके लिए करेंगे? हमने कोई अच्छा काम किया है तो हम उस पर गर्व करेंगे। हमने कोई बुरा काम किया है तो उस पर हम गर्व नहीं कर सकते, उस पर हम अफसोस कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। तो भारत की संस्कृति और उसका इतिहास अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रहा है, ताकि हम दूसरों को बता सकें, इस प्रकार का रहा है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उत्खनन आप जानते हैं, खोद कर हम जो कुछ इतिहास से संबंधित सामग्री यदि निकालते हैं तो उत्खनन की श्रेणी में आएगा। और पुरातात्विक अवशेष, इस प्रकार के जो प्राचीन स्थान हैं वहाँ पर हमें पुराने इतिहास से संबंधित यदि कोई सामग्री मिलती है तो वो पुरातात्विक अवशेष के रूप में हम उसको जानते हैं। तो उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। भारत में नहीं, विश्व में भारतीय संस्कृति फैली हुई थी। अब आप जानते हैं कि भारत के जो दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, उसके बाद में समुद्र है, एक तरफ उसमें अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो सागर है, तो इसमें भारत के बाद में जो समुद्र है, समुद्र के पार जो प्रदेश थे उन प्रदेशों को उस समय द्वीपांतर कहा जाता था। अब ये छोटा प्रश्न भी कई बार इसमें आ जाता है, द्वीपांतर क्या है, द्वीपांतर किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, शाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया था। अब देखिए, उन्होंने प्रभाव कौन सा स्थापित किया? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब होता है कि कोई आप जोर ज़बरदस्ती किसी से अपनी बात मनवाना, ये उसमें नहीं होता, ये कट्टरता होती है। सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब था कि हमारा धर्म, हमारी अच्छी आदतें, हमारा खान पान, ये जो बातें थी वो हमारी अच्छी थी और हम उस पर गर्व कर सकते हैं, इस प्रकार की थी। तो जब भारतीय इन देशों में वहाँ पर गए
तो उसके साथ में अपने आचार विचार, अपने अच्छी आदतें, धर्म, ये सब उनके साथ में गया और वहाँ लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने उसको अपनाया। तो धीरे धीरे ये बातें उन लोगों ने माननी प्रारंभ कर दी। तो उसको कहा गया सांस्कृतिक प्रभाव। तो भारत ने वहाँ अपना सांस्कृतिक प्रभाव, ये जो समुद्र पार के जो प्रदेश थे जिन्हें द्वीपांतर कहा गया था, वहाँ उन्होंने स्थापित किया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत कालीन सभ्यता और संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई दिया। अब जनपद का अर्थ आजकल के जो जिले हैं आप उनसे ले सकते हैं। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। लौह यानी लौह धातु। लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया और समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति उनकी सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया। जो प्राचीन जनजातीय व्यवस्था थी उसको उन्होंने जर्जर, कमज़ोर कर दिया। तब छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। जो उस समय छोटे छोटे जनपद थे, छोटे छोटे जन थे, राज्य थे, उनका स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। यहाँ एक शब्द है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। तो हम जब काल गणना करते हैं तो अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो 2020 ये ईस्वी सन है। तो ये ईस्वी सन प्रारंभ हुआ था ईसा मसीह के जन्म के बाद में इसकी गणना की जाती है। और इससे पहले का जो समय होता है इसको हम ईसा पूर्व के रूप में मानेंगे। अब मान लीजिए अभी 2020 सन चल रहा है और यदि कोई बात 2520 वर्ष पहले की है तो हम उसको लिखेंगे 500 ईसा पूर्व। तो 500 ईसा पूर्व, 500 वर्ष वो हो गए और 2020 वर्ष ये हो गए। दोनों को जोड़ देंगे तो 2520 वर्ष पूर्व की ये बात हो जाएगी। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। और जो 6ठी शताब्दी है उसके ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। अब यहाँ शब्द है सार्वभौम सत्ता, यानी एक इस प्रकार की सत्ता जो किसी की गुलाम नहीं हो, अपने आप के ही स्वयं ही वो मालिक हो, अपने निर्णय वो स्वयं ले सकते हैं। किसी दूसरे जनपद से किस प्रकार का संबंध रखना है, इस प्रकार का वो निर्णय लेने की उनमें क्षमता हो, उनके कोई रोकने वाला नहीं हो। तो इस प्रकार की सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था और ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। तो इसमें का जो प्रथम टॉपिक है वो है महाजनपद काल। अब इसका जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन से, तो इसका जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, आप इसमें देखिए, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। और बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। अब आपको यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है कि
बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। तो कई बार से पूछ लेते हैं कि कौन से बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे, तो आपको याद रखना है अगुत्तर निकाय। अब हम वो जो 16 महाजनपद थे वो कौन से थे और उनकी राजधानी कौन सी थी। आपको ये 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद रखनी है। अक्सर इनमें से छोटा प्रश्न इनमें से आता है, कोई महाजनपद पूछ लिया, उसकी राजधानी पूछ ली, राजधानी पूछ के वो महाजनपद कौन सा था ऐसा पूछ लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले काशी, जनपद का नाम काशी और राजधानी उसकी वाराणसी। ये 16 के 16 हैं, ये अपने को याद रखने हैं। इसके बाद में कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग राजधानी चंपा, मगध राजधानी राजगृह या गिरिवर्ज, वज्जी राजधानी विदेह और मथिला, मल्ल कुशावती या कुशीनारा, चेदी तो चेदी की शक्तिमती और शोतिद्ववती। इसके बाद में वत्स, वत्स की कौशाम्बी, फिर कौशल। तो कौशल में ये बुद्ध काल में इसके उत्तरी भाग की राजधानी के इसके 2 भाग कर दिए थे, पहले अयोध्या और दूसरा श्रावस्ती। इसके बाद में है पांचाल। तो पांचाल इसकी राजधानी थी, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। मत्स्य विराटनगर, शूरसेन मथुरा और अशक पौतनिया पाटेली। अवंती, इसमें भी 2 भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, इसको हाटक भी कहते थे। तो ये जो उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। जो 16 महाजनपद में उसमें 2 प्रकार थे। पहला प्रकार था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। आप समझ लीजिए, राजतंत्र का मतलब जिस प्रकार से राजा की शासन व्यवस्था होती है वो वंशानुगत राजा होता है, और गणतंत्र का मतलब उसमें जिस प्रकार से आजकल हम चयन करते हैं तो उस प्रकार से गणतंत्र की व्यवस्था थी। तो कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य और सुंसुमारगिरी के भाग, अल्लकप के बुल्ली, केसपुत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिपीलवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये जो 16 महाजनपद थे वो हमने पूरे भारत की दृष्टि से उनको हमने बात की है। अब हम इनमें जो राजस्थान के जो प्रमुख जनपद थे उसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से हम उसकी बात करेंगे। तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिला। यूनानी आक्रमण के कारण से यहाँ पर पंजाब की जो मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, यह राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। और ये जो प्रमुख जनपद थे उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रमुख जनपद था जांगल। वर्तमान का बीकानेर और जोधपुर के ज़िले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। यानी वर्तमान का बीकानेर जिला और जोधपुर का जिला यह उस समय का जांगल देश कहलाता था। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। वर्तमान नाम इसका नागौर है। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे और बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है।
जो दूसरा जनपद था उस समय राजस्थान में, उसकी बात करते हैं, वो है मत्स्य। वर्तमान जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वह मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। इसमें आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी विराट नगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से हम जानते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का हमें अभाव मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि शहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया, और मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद में अगला जो महाजनपद है वो है शूरसेन। आधुनिक जो ब्रिज क्षेत्र है, आधुनिक ब्रिज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे, और अलवर जिले का पूर्वी भाग भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। अगला जो है वो है शिवी। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी, और राजा सुशिन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लग गई। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी, और मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी हमें मिलते हैं। मंदसौर के पास गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। देखिए इसमें शब्द आए हैं गुहा लेख। गुहा लेख क्या होते हैं? जो गुफाओं में कोई लेख मिलते हैं उन्हें गुहा लेख कहा जाता है। अब ये कोई कहीं कागज़ पे नहीं मिलते, गुफाओं में जो गुफाओं की दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर उसको खोद कर उत्कीर्ण करके उसको लिखा होता है। तो मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी, और इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे, और संथागार के सदस्य निर्धारित विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। जिस प्रकार से आजकल हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था है, उसी के रूप में उस समय संथागार के रूप में एक निकाय की स्थापना थी। तो संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अन्यू विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान भी कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी शलाकाएं काम में ली जाती थी, और संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था, और विशाल गणराज्य में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हो गया। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इसके पतन के लिए उत्तरदायी थी। तो आज के हम इस पाठ में इसका इतने ही भाग का हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम मौर्य, शुंग, सातवाहन, ये जो आगे वंश है, तो हम मौर्य साम्राज्य से प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार से साम्राज्य में कौन थे, कैसी उनकी शासन व्यवस्था थी, उस प्रकार की हम बातचीत करेंगे। लेकिन इसके अंतिम भाग के रूप में अभी जो महाजनपद थे वो अपने भारत के मानचित्र में कौन सा महाजनपद कहाँ पर था, उसकी मैं आपको थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी पुस्तक में
आप ये जो मानचित्र है, मानचित्र को आप आगे रखकर ये महाजनपद और उनकी राजधानियाँ आप उसको याद रखना। इसमें जो डॉट डॉट निशान दिए हुए हैं वो उनकी राजधानियाँ हैं और साथ में महाजनपदों के इसमें नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं और इसको ऊपर से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें ये क्षेत्र दिए हुए हैं: कंबोज, गांधार, मत्स्य और मथुरा, अवंती, कौशल, काशी, मगध, अंग, पांचाल, अश्मक और इसके बाद में साथ साथ में इनकी राजधानियाँ दी हुई है। तो ये आप मानचित्र को अच्छी प्रकार से थोड़ा सा स्मरण रख लेना, याद रखना। और मानचित्र जब आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाएगा तो ये महाजनपद कौन सा कहाँ पर था ये याद रखने में आपको सुविधा होगी। तो आज के इस स्वर्णिम भारत के अध्याय में हम इतना अध्ययन करेंगे और आगे का जो विषय है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।